तो हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी ट्वेल्थ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम ट्वेल्थ क्लास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज कलन जो पढ़ने वाले हैं। कलन का एक टॉपिक अवकलन और समाकलन। इसमें अपन दो टॉपिक आएंगे। पहला आएगा अवकलन और दूसरा जो आपको मिलेगा वो मिलेगा समाकलन। ये दोनों टॉपिक अपन को क्लियर करने हैं और अपन को पढ़ने हैं। तो सबसे पहले अपन अवकलन पढ़ेंगे। अवकलन की सीधी साधारण सी बात है कि जैसे ये होता है, ये अपन ने 11th क्लास में पढ़ा है d/dx। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है x के सापेक्ष अवकलन। यहाँ पर जो होता है उसके ही सापेक्ष अवकलन होता है। जहाँ पे y है तो ये क्या होगा? ये y के सापेक्ष अवकलन हो गया। ठीक है, ये यहाँ तक की बात अपन को समझ में आएगी। इसके बाद एक इक्वेशन आपके सामने आती है कि y बराबर फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सीधा साधारण से इसका मतलब होता है कि y जो है वो फलन है। y फलन है और y फलन किसका है? x का। इसका सीधा साधारण सा मतलब ये होता है, y है, y फलन है, वो किसका है? x का है। y इक्वल फंक्शन ऑफ x, ये सीधी सी बात है। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं और आगे अपन देखते हैं फलन के प्रकार। ये फलन के प्रकार होते कितने हैं, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फलन के प्रकार अपन शॉर्ट ट्रिक से पढ़ेंगे। वो अपन समझते हैं आइलेट। क्या है? क्या है दोस्तों? आइलेट। इससे आपको समझना है, आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। इसके बाद इसमें क्या आता है? इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। देखो दोस्तों, आप इस नोट्स से पढ़ेंगे तो मैं 100% कह सकता हूँ कि आपका इस एक्सरसाइज से एक नंबर भी नहीं कट सकता। इस वजह से ध्यान से पढ़ें, वीडियो को स्किप ना करें और लास्ट तक देखें। इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स, ये अगर इस प्रकार की फॉर्म अपन को दिखती है वो इनवर्स त्रिकोणमिति क्या होता है? फंक्शन होता है। इसके बाद और आपको एग्जांपल होगा कोस इनवर्स एक्स। इसके बाद एक्स वाई जेड etc आ जाता है सारा। ठीक है ना। उसके बाद एल से क्या होता है? एल से होता है लॉगरिथम फंक्शन। लॉगरिथम फंक्शन यानी लघुगणकीय फलन। यदि आपको कोई वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के भेज सकते हैं, तो मैं अपनी वीडियो में और सुधार करूँगा। इसमें आपको उदाहरण के तौर पे ये log x, log y, log z, ये सारे etc इसमें आ जाते हैं। ठीक है। इसके बाद a से अपन देखते हैं, तो a से क्या आता है? एलजेब्रिक फंक्शन। एलजेब्रिक फंक्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो एलजेब्रिक फंक्शन का मतलब होता है बीजगणितीय फलन। ये सारा टॉपिक अब 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, पर बेसिकली आपको 12th क्लास के लिए भी इनको पढ़ना पड़ेगा। जैसे 1 है तो इसको अपन, ये बीजगणित अपन ने शुरू से पढ़ रखी है। अगर x की पावर 0 होती है तो उसका मान 1 ही होता है। तो अपन 1 को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे 2 आया तो 2 का अपन 2x की पावर 0 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बात वही बढ़ती है दोस्तों। ठीक है। इसके बाद अपने सामने जो आता है वो आता है ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। इसके और मैं बता देता हूँ बीजगणित में, इसमें x स्क्वायर भी इसके अंतर्गत ऐसे आ जाते हैं अदरवाइज। उसके बाद टी से ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, ये भी बहुत अच्छे से पढ़ रखा है अपन ने, इसको तो आप जानते होंगे। इसे त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। त्रिकोणमितीय फलन, इसके अंतर्गत आपको पता ही है अपना साइन कोस एक्स, ये तो सारे अपने मित्र हैं। ई से क्या आता है? ई से
ये नई चीज़ है, एक्सप्लोनेशन फंक्शन। क्या आता है दोस्तों? एक्सप्लोनेशन फंक्शन। ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप इसे पूरा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो एक्सप्लोनेशन फंक्शन यानी चरघातांकीय फलन, चरघातांकीय फलन। इसमें आ जाते हैं ए एक्स, ए की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, है ना। और जो ए की पावर एक्स होता है ना, इसमें जो ए का मान होता है ना, वो ए का मान क्या होता है? 1 2 3 डेश आगे तक चलता जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ई की पावर एक्स का जो मान होता है ना, ई की पावर एक्स में ई का मान क्या होता है? 2.71, 2.71 होता है दोस्तों। तो आप इन बातों को नोट करें, ये आपके बहुत काम की चीज़ है। इसके बाद अपन आगे और बात करते हैं, इसके बाद अपन आगे बात करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखें, ये सारा नोट्स कंप्लीट करें, उसके बाद अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज पढ़ने में भी आपको बहुत मज़ा आएगा दोस्तों, क्योंकि ये एक्सरसाइज ऐसी है। इसके बाद अपने सामने अपन और मैं आपको बताने वाला हूँ फलन। जो फलन अपन ने पढ़े हैं, अब फलन के प्रकार तो पढ़ लिए, लेकिन फलन के रूप भी तो होंगे। तो फलन के रूप के बारे में अपन को पढ़ना है। तो फलन के रूप अपन देखते हैं। तो फलन का सबसे पहला रूप होता है जो अपन ने 11th क्लास में पढ़ रखा है, फलन प्लस माइनस फलन। ये एक फलन का रूप है। इसके बाद सेकंड नंबर पर आता है फलन इंटू फलन, फलन इंटू फलन। उसके बाद जो थर्ड नंबर पर आता है वो आता है फलन भागित फलन, फलन फलन का बटा में फलन। समझ रहे हो आप? वैसे आप सब इंटेलिजेंट हो। फलन के अंदर फलन, ये सारे अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो ये सब इजी लगेंगे, नहीं तो बिना पढ़े तो कुछ भी चीज़ आसान नहीं लगती। इसके बाद आता है फलन की घात फलन। ये सारे अपन नंबर वाइज एक एक। और फलन की घात जो फलन होता है ना, इसे अस्पष्ट फलन भी कहते हैं। और अपने जो 12th क्लास में जो संबंधित जो ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे वो फलन के अंदर फलन और फलन की घात फलन से आएंगे, क्योंकि ये फलन प्लस माइनस ये अपन ने 11th क्लास में बेसिकली पढ़ चुके हैं। अब मैं आपको इसके एग्जाम्पल भी बता देता हूँ कि ये किस प्रकार से होते हैं, नहीं तो आपका डाउट क्लियर नहीं होगा। जैसे फलन प्लस माइनस फलन, एक फलन तो ई एक्स हो गया, क्योंकि अपन ने पहले पढ़े हैं ना, फलन के प्रकारों में पढ़े हैं कि फलन का प्रकार कौन सा था। तो ये देखो आप, मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। ये फलन के प्रकार में ई एक्स है, एक चरघातांकीय फलन है। चरघातांकीय फलन, एक फलन ये हो गया है ना, और एक फलन अपन इसके साथ कोई सा भी फलन ले लेते हैं। जैसे ई एक्स के साथ अपन ने यहाँ पे त्रिकोणमिति फलन साइन एक्स ले लिया है ना, एक फलन ये हो गया, एक फलन ये हो गया। तो कितने फलन हो गए दोस्तों? ये 2 फलन हो गए। और इनके अगर प्लस का चिन्ह अपन लगा देते हैं इन दोनों के बीच में, प्लस या माइनस का, तो ये क्या हो जाते हैं? ई एक्स प्लस माइनस साइन एक्स। तो ये फलन प्लस माइनस फलन हो गया। समझ गए दोस्तों? आप समझ गए होंगे, आशा करता हूँ। मत फलन इंटू फलन, मान लेते अपन एक फलन अपन ने साइन एक्स ले लिया क्रॉस, इसके बाद अपन एक्स, ये एक्स ये भी तो है, एलजेब्रिक बीजगणितीय फलन है ना, तो इनके बीच में क्रॉस का चिन्ह आ गया, वही अपना फलन इंटू फलन हो गया। उसके बाद फलन अपॉन फलन, फलन बटा फलन। तो अपन एक फलन अपना यहाँ से ले लेते ए एक्स, और एक अपन ले लेते log x, तो ये फलन अपॉन फलन हो गया। इसके बाद यहाँ तक तो सारा इजी पड़ता है, ये बेसिकली समझ में आ जाता है। पर जो मेन समझने वाली बात है वो फलन के अंदर फलन और फलन की घात फलन, इन दोनों में अंतर समझना बहुत ज़रूरी है। देखो दोस्तों, फलन के अंदर फलन और फलन की घात फलन, फलन के अंदर फलन में क्या होता है, जो x होता है फलन के अंदर फलन, यदि x का प्रतिस्थापन होकर x के स्थान पर कोई नया फलन आ जाता है ना, तो उस अपन क्या कहते हैं? फलन के अंदर फलन कहते हैं। ये बात मैं आपको एक बार नोट करवा देता हूँ ताकि आप इसे भूलें नहीं। फलन के
अंदर फलन, क्योंकि इनमें ही अपन को कन्फ्यूज़न होता है। इस वजह से ये कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए मैं आपको एक नोट के रूप में, ये आप समझ सकते हो, इसको नोट के रूप में आपको लिखा देता हूँ कि फलन के अंदर फलन होता है क्या। ये होता है कि यदि x का प्रतिस्थापन होकर, x का क्या होकर, प्रतिस्थापन होकर, x का प्रतिस्थापन होकर x के ही स्थान पर, प्रतिस्थापन होकर x के स्थान पर कोई नया फलन आ जाए ना, कोई क्या आ जाए, नया फलन आ जाए, नया फलन आ जाता है तो, नया फलन आ जाता है तो उससे क्या कहते हैं अपन, फलन के अंदर फलन उसे कहते हैं अपन। नया फलन आ जाता है तो उसे फलन के अंदर फलन कहते हैं, ठीक है ना। ये डेफिनेशन आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सीधी सी बात है कि एक्स का जो है वो प्रतिस्थापन होकर कोई नया फलन आ जाएगा तो उसे अपन फलन के अंदर फलन बोलेंगे। अब जैसे देखो, जैसे यहाँ पे अपन ने log लिया, अब log के साथ क्या आना चाहिए, x आना चाहिए। log x होता है रियलिटी में तो, लेकिन यहाँ पे इसके फलन का अंदर फलन होगा तो उसमें क्या होगा, x का तो प्रतिस्थापन होना है, यहाँ पे x का प्रतिस्थापन होगा, x के स्थान पर कोई नया फलन आ जाए तो log तो ऐसे कैसे रहेगा, x का प्रतिस्थापन होकर यदि यहाँ पे मान लो cos x आ गया, cos x आ गया ना, यहाँ पे x के स्थान पर क्या आ गया, cos x आ गया, तो ये अपन क्या, इसे क्या बोलेंगे अपन, इसे फलन के अंदर फलन कहेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं समझ सकता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद यदि एक और आप डाउट क्लियर कर लीजिए, जैसे साइन एक्स है, ये तो अपन ना साधारण त्रिकोणमितीय फलन हो गया, लेकिन यहाँ एक्स का प्रतिस्थापन होकर यदि एक्स स्क्वायर भी आ जाता है तो एक्स का तो प्रतिस्थापन हुआ ना, आया क्या एक्स स्क्वायर, तो ये भी फलन के अंदर क्या होगा, फलन होगा। तो ये दोनों फलन के अंदर फलन के आपके एग्जाम्पल हो जाते हैं दोस्तों। इसके बाद सॉरी दोस्तों, आप कहेंगे कि आपने फलन के अंदर फलन तक तो बता दिया, इसके बाद मैं आपको फलन की घात फलन के बारे में बता देता हूँ। इसे अपन अस्पष्ट फलन भी कहते हैं, अस्पष्ट फलन भी इसका नाम होता है। जैसे यहाँ पे एक आया साइन एक्स, साइन एक्स की पावर ई एक्स हो गई, साइन एक्स की पावर क्या हो गई, ई की पावर एक्स, तो ये फलन की क्या होएगी, घात फलन होएगी। इसे अगर अपन मान लेते हैं यहाँ पे log x, log x की पावर a की पावर x, तो ये भी फलन की घात क्या हो गया, फलन हो गया। अब मैं इन दोनों में आपको अंतर समझा देता हूँ। फलन के अंदर फलन में तो x का प्रतिस्थापन होता है, लेकिन फलन की घात फलन में x का प्रतिस्थापन नहीं होता है, उसके साथ कोई और फलन भी आके जुड़ जाता है, यह आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद अपन और आगे चलते हैं, तो मैं आपको और नोट्स कंप्लीट कराते हूँ और आपको पूरा क्लियर करवा देता हूँ। इसके बाद अपन को जो पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं log के गुणधर्म। ये log जो अपने आया ना लॉगरिदम में, लॉगरिदम फंक्शन में, तो ये log होता क्या है, इसके गुणधर्म क्या होते हैं, वो सारे मैं आपको बताने वाला हूँ इस आगे वीडियो में। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, स्किप ना करें, ये आपके बहुत काम की वीडियो है। अगर वीडियो में आपको कोई कमी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं। वैसे मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि आपको एक एक चीज़ क्लियर होवे और आपके एक किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम में नंबर नहीं कटें इस प्रश्नावली से संबंधित। तो इसके बाद log के गुणधर्म में आप पहला, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही नोट्स बनाते जाएं दोस्तों, आपके बहुत आसानी होगी पढ़ने में। जैसे log m डॉट n, डॉट का मतलब तो आप समझते होंगे, आप 12th क्लास में वैसे भी डॉट मतलब वहाँ पे जहाँ पे भी डॉट होता है वहाँ इंटू का चिन्ह होता है, इक्वल log m डॉट n। तो इसका सीधा साधारण सा अगर अपन को ऐसी इक्वेशन दिखती है तो अपन इसको क्या कर देंगे, log m प्लस log n कर देंगे दोस्तों, ये अपनी क्लियर इक्वेशन हो जाएगी। उसके बाद सेकंड नंबर पर अपन देखते हैं log m अपॉन n, log m अपॉन n। तो ये log जो होता है
एक log का मैं फंडा समझाता हूँ आपको। ये log जो होता है ना, ये सबके साथ चल जाता है, ये सबके साथ चिपकता है। तो जैसे log m और n के साथ साथ में है, पर अलग अलग रहना पसंद करता है। तो ये log m के साथ चल गया और log n के साथ भी चल गया, और इंटू था तो प्लस हो जाएगा, और बटा होएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा। तो ये log m माइनस log n। आई विश आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। जैसे अगर गुणा की बात होगी, भागित की बात होगी, अब पावर की बात भी कर लेते हैं। तो log m की पावर अगर n आ जाती है, क्या आ जाती है, n, तो ये क्या हो जाएगा, n log m हो जाएगा। जो ये पावर होती है, ये पावर कहाँ आ जाती है, ये पावर आगे आ जाती है। ठीक है, और ये अपना कॉन्सेप्ट। उसके बाद चौथे नंबर पर अपन देखते हैं। चौथे नंबर पे e की पावर log x है। मैं एक और बात आपको बता देता हूँ। बेसिकली जो होता है ना, ये log के नीचे क्या होता है, ई बेस होता है। क्या होता है, ई बेस। अगर ये अपन नहीं लिखते हैं तो भी यहाँ पे ई बेस होता ही है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर अपन नहीं लिखेंगे फिर भी वो वहाँ पे ई होता है, समझ गए। ये बात भी आपको मैंने क्लियर करवा दी। इसे ई की पावर log x है। तो यदि सेम बेस आ जाता है, यहाँ पे भी ई बेस है, यहाँ पे और यहाँ पे भी ई है, तो बेस और दोनों सेम हो जाते हैं, तो ये डायरेक्ट इसका जो होएगा सॉल्यूशन वो एक्स हो जाएगा, डायरेक्ट एक्स आ जाएगा। उसके बाद पाँचवें नंबर पे और मैं आपको बताता हूँ, इसे ए log एक्स, तो इसका भी डायरेक्ट, फिर यहाँ पे बेस अगर नहीं हो तो ई बेस होगा, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा है, ए बेस दे रखा है, तो यहाँ पे भी ए बेस है और यहाँ पे भी ए बेस है। तो अगर मैंने बताया ना आपको, अगर समान मिल जाते हैं, अगर पावर का बेस और जो मेन संख्या होती है अगर वो सेम हो जाती है, तो उसका डायरेक्ट सॉल्यूशन क्या होता है, एक्स हो जाता है। यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे भी ई है, सेम हो गया तो डायरेक्ट सॉल्यूशन एक्स हो जाएगा। यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, तो डायरेक्ट सॉल्यूशन एक्स हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, अगर सेम होना चाहिए पर वो, ठीक है ना। इसके बाद जो ई बेस होता है ना, उसको 10 बेस में भी चेंज करना होता है, या 10 बेस को ई बेस में। तो उसके लिए भी जो log के जो फॉर्मूलाज है वो आपको मैं आगे अब बताने वाला हूँ। जैसे log बेस लग रहा है 10, ठीक है, तो इसको अपन ई बेस में चेंज कैसे करें, इसको ई बेस में चेंज करना है। तो देखो, ये log लिखा इधर, इधर भी अपन ने log लिखा। 10 कहाँ पे है, नीचे, तो 10 नीचे लिखा। x कहाँ पे है, ऊपर, तो x ऊपर लिखा। ये जो जगह बची है यहाँ पे क्या लिख देंगे, ई लिख देंगे। तो ये 10 बेस से ई बेस में इससे चेंज हो जाता है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अपन 7वें नंबर पे बात करते हैं। तो 7वें नंबर पे आता है अपना एक और, इसको 10 बेस को ई बेस में चेंज करने का तरीका है। जैसे ये लोग, इसको अपोन करके भी अपन चेंज कर सकते हैं। ये log, ठीक है, समझ में आएगा होगा आपको। log x है तो log x लिख दिया, नीचे log है, ये नीचे आया तो नीचे 10 है तो 10 लिख दिया, और यहाँ पे भी ई लगा देंगे और यहाँ पे भी ई लगा देंगे। तो 10 बेस से ये ई बेस में चेंज हो गया। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अपन आगे चलते हैं। इसके बाद ये तो अपन ने बात की log के गुणधर्म की। अब अपन जो अपना जो मेन टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, अवकलन। अब अपन अवकलन के भी सूत्र के बारे में ज़रा गौर कर लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं अवकलन के सूत्रों के बारे में। तो अपना अगला टॉपिक आता है अवकलन के सूत्र। मैं वैसे इतने स्पष्ट नहीं लिख रहा हूँ होगा, पर आप अपनी नोटबुक में इसे सुंदर शब्दों में लिखें ताकि आपको पढ़ते वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं आए। वैसे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको। d/dx और x की पावर n, इसका आप मतलब, अब मैंने आपको समझाया था x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है ना। और किस x के सापेक्ष अवकलन किसका हो रहा है, x की पावर n का हो रहा है। तो इसको अपन क्या कैसे सोल्व करेंगे, अपन ने देखा है ये log नहीं, ये log से हट के चीज़ है, तो इसको अपन को ध्यान में रखना होगा।
लॉग में तो क्या होता था, ये पावर थी तो ये n पावर है तो ये आगे आ जाती थी सिंपली और इक्वेशन पूरी ऐसी लिखाई जाती थी। लेकिन इसमें क्या होगा, जैसे d/dx एक्स की पावर n है तो क्या होगा, ये जो पावर होती है ये आगे आ जाती है अवकलन करते समय, ये पावर आगे आ जाती है और इसमें से एक पावर क्या होती है, माइनस हो जाती है, तो ये अपना इसका अवकलन हो जाता है। समझे दोस्तों। जैसे मैं अगर आप कहें तो एग्जांपल देके बताता हूँ। ऐसा अपन को कह दिया क्वेश्चन में d/dx और 2 की पावर अपन को दे दी 3, सॉरी दोस्तों, x की पावर दे दी 3। मैंने आपको बता सकता हूँ कि यहाँ n का मान 0, 1, 2, 3 कुछ भी वो दे सकता है, ठीक है ना। ये याद रखना अपन को, x की पावर 3 दे दी तो इसका अवकलन कैसे करना है अपन को, जो घात होती है उसको कहाँ लाना है, आगे लाना है। तो घात को अपन कहाँ लाएंगे, घात को अपन आगे लाएंगे तो 3x हो जाएगा, 3x हो गया और उसमें से अपन एक कम कर देंगे तो 3 - 1 कर देंगे तो अपना सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 3x²। आई विश आपको समझ में आया होगा और अपन आगे इससे संबंधित जो क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको और जल्दी ज़्यादा और क्लियर हो जाएगा। वहाँ तक भी मैं समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। जैसे d/dx और ex, अपन को ex का अवकलन करना है, ठीक है ना। इसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष करना है तो ex का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, डायरेक्ट es जो वो का वही आ जाता है, सेम आ जाता है, ठीक है ना। कोई इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद अपन आप सामना है d/dx ax, तो क्या होगा, ax आ गया, x के सापेक्ष अवकलन किसका करना है, अब ax का करना है तो इसमें सीधी सी बात है ax आ जाता है और जो डॉट log a, ये इसका क्या हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा। ये आपको सीधे सीधे याद रखना है, वैसे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये याद हो जाता है आराम से। उसके बाद अपन और आगे चलते हैं और आगे चल के अपन चौथे नंबर पे देखते हैं। तो चौथे नंबर पे अपना क्या आता है तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, आप घबराएं नहीं, वीडियो को एंड तक देखें और स्किप ना करें। चौथे नंबर पे जो अपना आता है वो क्या आता है, d/dx के, अपन को अगर कांस्टेंट का अवकलन करना है तो कांस्टेंट का अवकलन हमेशा क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। अगर कांस्टेंट अकेला रहेगा, कांस्टेंट क्या है, अकेला रहेगा, जैसे नंबर आ गए 1, 2, 3, इसका अवकलन करना है तो 3 का अवकलन डायरेक्ट 0 हो जाता है। चाहे 100 भी आएगा तो 100 यहाँ समझा देता हूँ मैं आपको, जैसे d/dx और 100 दे दिया अपन को, 100 का अवकलन करना तो सीधा इसका अवकलन क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। और अगर ये किसी के साथ होता है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे 100 x के साथ है, ठीक है, x के साथ है तो फिर इसका अवकलन क्या होगा, 0 नहीं होगा, क्योंकि ये इसके साथ क्या है, गुणा में है तो ये 100 क्या होता है, बाहर आ जाता है और x का अवकलन क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। वो मैं आपको पूरी सिचुएशन आगे समझाऊंगा कि किससे क्या होगा। पांचवें नंबर पे अपन d/dx, ये जो त्रिकोणमिति के होते हैं इनका अपन अवकलन कैसे करते हैं, तो sin x का अवकलन क्या हो जाता है, cos x हो जाता है। उसके बाद 6 नंबर पे d/dx cos x, तो cos x का अवकलन क्या हो जाता है, माइनस sin x हो जाता है। साइन का अवकलन हो गया, कोस का अवकलन हो गया। उसके बाद 7 नंबर पर हम देखते हैं तो d/dx एक्स के सापेक्ष अवकलन किसका करना है, अब 10x का करना है तो 10x का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, तो sec² x होता है, sec² x होता है। हाँ दोस्तों, sec² x होता है। 8वें नंबर पर अपन बात करते हैं d/dx sec x, तो sec x का x के सापेक्ष अवकलन जो होता है वो sec x.10x होता है। ये आपको सारे अपने नोटबुक में कॉपी करने हैं। आप वीडियो को पॉज करके इन्हें सारे को अपनी नोटबुक में कवर कर लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है ये आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम में भी ये आपको काम देंगे, क्योंकि ये सीधे सीधे याद रखने अपन को। सीधे जैसे sin x का अवकलन पूछा तो cos x लिख देंगे, cos x का लिखा माइनस sin x, कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे cot x का अवकलन करना है तो इसका क्या होएगा, माइनस cosec² x होएगा।
बहुत सीधा साधारण है। साइन एक्स का कोस एक्स हो जाएगा, कोस एक्स का फिर उल्टा हुआ तो माइनस का चिन्ह के माइनस साइन एक्स हो जाएगा, टेन एक्स का टेन 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 एक्स का सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि टेन का साथ सेक ने दिया तो सेक का साथ भी कौन देगा, टेन देगा, तो सेक एक्स के साथ टेन एक्स इधर आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे कोट एक्स की बात करेंगे तो कोसेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। और अपन 10 नंबर पे बात करेंगे डी अपॉन डी एक्स कोट एक्स का हो गया, तो कोसेक एक्स का अवकलन क्या होगा, तो कोसेक एक्स का अवकलन हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स डॉट कोट एक्स। ये आपको याद रखना है, ये अवकलन के सूत्र है। उसके बाद अपन और आगे इन्वर्स के अवकलन के बारे में भी देखेंगे, तो वो अपन 11वें नंबर पे देखते हैं। 11 नंबर पे डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, तो इसका सीधा साधारण अवकलन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका अवकलन हो जाएगा। ये आपको सीधे याद रखना है, क्योंकि इन्वर्स है तो इन्वर्स 1 अपॉन आके और रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसके बाद अपन बात करते हैं डी अपॉन डी एक्स कोस इन्वर्स एक्स का अवकलन क्या होगा एक्स के सापेक्ष। दोस्तों आपको दिख रहा होगा, सॉरी, डी अपॉन डी एक्स कोस का क्या होगा अवकलन, तो देखते अपन 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप सोच रहे हैं ये तो सेम है, नहीं, ये सेम नहीं होगा, यहाँ पे ये प्लस में है और यहाँ पे बस माइनस में हो जाएगा। ये आपको याद रखना है बस, बहुत ही ईजी है दोस्तों। आप 2 से 4 बार पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि एक बार में तो कोई भी चीज़ याद नहीं होती है। तो डी अपॉन डी एक्स वैसे मैं आपको समझाने की भरपूर कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, सब समझ में आ जाए। डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ इन दोनों में माइनस का चिन्ह था रूट के अंदर, और यहाँ पर रूट नहीं होगा, एक्स स्क्वायर होगा और यहाँ पे प्लस का चिन्ह होगा। ये अपन को ऐसे आप उनमें अंतर करके याद करेंगे तो आपको जल्दी याद होगा। डी अपॉन डी एक्स कोट इनवर्स एक्स, इसकी बात करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, वही होगा 1 प्लस, जैसा इसमें हुआ था ऐसा यहाँ पे हुआ, बस माइनस का चिन्ह आ गया। उसी प्रकार यहाँ पे 1 अपॉन टेन इनवर्स का क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, और यहाँ पे जो कोट इनवर्स एक्स का होगा वो भी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का चिन्ह आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको रिवाइज करेंगे तो आसानी से आपको ये बात याद हो जाएगी। इसके बाद मैं आपको और आगे बता देता हूँ। डी अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स एक्स, इसका अपन देखते हैं तो 1 अपॉन एक्स रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। दोस्तों सेक इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। आप इन्हें देखकर ज़्यादा चौंके नहीं, ये बस शुरू में देखने पे ऐसे लगते हैं, वरना बाद में ये पूरे रट जाते हैं। अब इसमें भी वही होगा, देखो सेम चल रहा है, एक का आने के बाद तो दूसरा तो आराम से हो जाता है। यह होता जैसा कि जैसे ये, बस अपन को फिर इसके बाद तो माइनस का चिन्ह लगाना है, वो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में अपन आपको थोड़ी बहुत और महत्वपूर्ण जो बात है वो बता देता हूँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे डी अपॉन डी एक्स के कांस्टेंट फंक्शन ऑफ एक्स, ऐसा अगर आपको कहाँ पे दिख जाता है तो अपन क्या करेंगे, मैंने कहा था ना कि अगर ये जैसे इसके साथ गुणा में है तो ये 100 क्या होता है, ये बाहर आ जाता है और ये इसका अवकलन 0 नहीं होगा, ये आपको बताया था मैंने। तो इसमें भी ऐसी यही बात है, ये कांस्टेंट मान लें 100 है तो ये क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है, और यहाँ पर अवकलन किसका होगा, बस फंक्शन ऑफ एक्स का होगा। समझ गए दोस्तों, ये बात है बस वो। अब डी अपॉन डी एक्स यू डॉट वी, ये आपको इक्वेशन ऐसे दी जाएगी यू डॉट वी, जैसे आपको ऐसे दिया जाएगा साइन एक्स डॉट कोस एक्स। तो अगर इसका अपन को डी अपॉन डी एक्स अवकलन करना है तो वो कैसे होगा, तो वो इस सूत्र से होगा। इस सूत्र से कैसे होगा सर, यू डॉट वी, तो आपको क्या करना है, सेकंड वाले को छोड़ना है और फर्स्ट वाले का क्या करना है, अवकलन करना है, फिर प्लस का चिन्ह लगाना है, फिर फर्स्ट वाले को छोड़ना है
और क्या करना है, डी अपॉन डी एक्स यानी सेकंड वाले का अवकलन करना है। ये इसकी इक्वेशन हो जाएगी। तो इसी प्रकार अगर अपन साइन एक्स डॉट कोस एक्स को लेंगे तो यहाँ पे क्या होएगा, कोस एक्स को छोड़ना है, डी अपॉन डी एक्स, साइन एक्स का अवकलन करना है, फिर प्लस का चिन्ह, आपको साइन एक्स को छोड़ना है और डी अपॉन डी एक्स कोस एक्स का अवकलन करना है। बस ये ऐसे हो जाएगा। वो और आपको मैं जब क्वेश्चन आएगा तो पूरा सोल्व करके बताऊंगा। उसके बाद डी अपॉन डी एक्स यू अपॉन वी आ जाता है। तो इसका क्या करेंगे, इसका भी ऐसे होगा। सबसे पहले अपन को ऊपर वाले का अवकलन करना है, फिर नीचे वाले का अवकलन करना है, पहले इसको फिर इसको। तो अपन इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, वी डी अपॉन डी एक्स यू, यहाँ बटा में है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह आएगा, वहाँ गुणा में था तो वहाँ प्लस का चिन्ह था। ये आपको अंतर समझना होगा। तो यू डी अपॉन डी एक्स अब वी का अवकलन हो जाएगा। इसमें भाग वाले में बस थोड़ी सी बात आपको याद रखनी है कि यहाँ पे जो नीचे वाली जो भी होगा उसका आपको ये स्क्वायर भी करना है, ठीक है। तो ये आपका अवकलन का ये यहाँ पे सूत्र सारे समाप्त हो जाते हैं। मैं आपको ये मैं ऊपर कर देता हूँ ताकि आप इसको पूरा एक बार देख लें। इसके बाद आपकी ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है। उसके बाद मैं आपको अगली वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 पढ़ाऊँगा, जिसमें आप सोच रहे होंगे कि आपने 5.1 नहीं, पहले 5.2, तो 5.2, 5.3, 5.4, वो 5.5 वो पहले क्लियर करेंगे अपन, वो क्लियर करेंगे। उसके बाद अपन को 5.1 अच्छे से समझ में आएगी। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, क्योंकि अगर अपन बाद वाली को पहले क्लियर करेंगे तो अपन को पहली वाली 5.1 है वो जल्दी समझ में आएगी। इस वजह से आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद मित्रों।